सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और नमस्ते कहते हैं। नमस्ते। हम्म। रेणु जी, हाँ। आज हमारे इस गुलदस्ते में क्या क्या है मैं बताऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल स्वागत है। सखी विशेष कार्यक्रम में हम वीरांगना राजकुमारी रत्नावती के बारे में बताएंगे। जी हाँ, रत्नावली जी के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे। ऐसी वीरांगनाएं कैसे है ना कि वैसे भी हमारी जो मरुभूमि है बहुत इस मामले में समृद्ध है ना। और इसके संग संग अब मरुभूमि की बात हुई तो वहाँ चलने में दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी सामान्य जमीन में भी बहुत दिक्कत होती है। तो किस तरह से हमारे आरामदायक फुटवेयर हों, यानी कि हमारी जो चरण पादुकाएं हैं वो हम लेते समय किन किन चीजों का ख्याल रखें ताकि हम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। लगता तो पैर में पहनना है, लेकिन क्या इसका महत्व और किन किन चीजों का ख्याल रखें इस पर बात करेंगे जी, है ना। और अगर वहां तक जाना है तो जेब में कुछ पैसे भी होने चाहिए ना। कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल भाई, सारी चीजें पैसे से ही होती हैं। जी जी हाँ। तो जमा पूंजी का फिर कैसे ख्याल रखना है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ। और आज कुछ विशेष दिन भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सबको पता है आज शुक्रवार है, तो जाहिर है सब हमारी सहेलियां और हमारे बहुत सारे भाई बंधु भी कागज कलम लेकर बैठे ही होंगे। लेकिन रेणु जी, आज बुधवार है। अच्छा, ऐसा? तो फिर नहीं बताना व्यंजन? बताएंगे, व्यंजन भी बताएंगे। तो भाई ठीक है, चलो हम मान लेते हैं बुधवार है आज। जी। तो भाई ये तो बढ़िया हो गया कि चलो बुधवार है, तो फिर हम वीरांगना राजकुमारी रत्नावली जी के बारे में बात कर लें। बिल्कुल। तो जैसलमेर के राजा महारावल रतन सिंह ने जैसलमेर किले की रक्षा अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावली को सौंपी थी। और जब ये जिम्मेदारी रत्नावली पे थी, उसी दौरान ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के साथ किले पे घेरा कर दिया, और जिसका सेनापति उस वक्त थे मलिक काफूर। तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि आप किले की तनिक भी चिंता मत कीजिए पिताजी, जब तक मुझ में प्राण है अलाउद्दीन इस दुर्ग की एक ईंट भी नहीं हिला पाएगा। और अपनी पुत्री के साहस भरे शब्दों को सुनकर रावल जी अस्त्र शस्त्र धारण किए और निकल पड़े किले से बाहर उनसे लोहा लेने। और किले के द्वार से निकलते ही दोनों सेनाओं में बहुत भीषण युद्ध हुआ और किले के चारों ओर मुगल सेना ने घेरा डाल दिया। लेकिन ये देखकर राजकुमारी रत्नावली जो थी इससे घबराई नहीं, बल्कि एक सैनिक के वेश में घोड़े पर सवार होकर किले के बुर्ज पर और बाकी सभी स्थानों पर घूम घूम कर उन्होंने सेना का संचालन किया और करती रही, इसमें लगी ही रही। और इसका नतीजा भी ये निकला कि उन्होंने सेनापति काफूर के साथ 100 अन्य सैनिकों को भी बंधक बना लिया। और मुगल सेना के सेनापति जब पकड़े जाने पर उन्हें जब पता चला कि वो पकड़े गए हैं हमारे सेनापति, तो उन्होंने सभी पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया। किले के भीतर अब ये हाल होने लग गया कि अन्न के भंडार में अन्न सम धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसे में राजपूत सैनिक उपवास करने लगे। भूख से राजकुमारी शारीरिक तौर पर दुर्बल तो दिखाई देती थी, लेकिन शौर्य में उनके कभी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज एक मुट्ठी अपने सैनिकों को देती थी अन्न, लेकिन मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अनाज अन्न देती थी। वैसे भी हमारे देश में जो बंदी बनाए जाते हैं उनका पूरा सम्मान रखा जाता है। वही उन्होंने भी, मतलब परंपरा यूं कहें कि करके दिखाया, क्या उन्हीं की परंपराओं को आगे भी पालन किया गया और ऐसी परंपरा ऐसे पुराने लोगों ने हमारे स्थापित की, यानी कि बहुत समृद्ध परंपरा है। हमारा इतिहास बहुत इस मामले में समृद्ध है। अलाउद्दीन को जब पता चला कि जैसलमेर किले में उनका सेनापति कैद है और किसी तरह भी किले को जीता नहीं जा सकता, तो उसने महारावल रत्न सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा, यानी कि उसको झुकना पड़ा। जी, संधि पर उसने हामी कर दी। किले से फिर एक दिन राजकुमारी ने देखा कि मुगल सेना अपने तंबू उखाड़ रही है और पिताजी अपने सैनिकों के साथ किले की ओर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बाहर हो रहा था ना युद्ध। तब उन्होंने मलिक काफूर को भी बंदी उन्हें बना रखा था उससे मुक्ति दे दी। और ऐसा कहा जाता है रेणु जी कि जब मुगल सेनापति किले से छोड़ा गया तो रोते हुए वो कहने लगा कि ये राजकुमारी साधारण लड़की नहीं है, ये तो वीरांगना के साथ क्या बात है। और इन्होंने खुद भूखा रहकर हम लोगों का पालन किया, ये बहुत आदरणीय बात है। तो राजकुमारी रत्नावती की ये कहानी है और हकीकत है कहना चाहिए, और आज हम उसको सच में कहानी के तौर पर और एक अपने अंदर शौर्य पराक्रम को याद करते हैं कि हमारा इतिहास जब था तो जाहिर है कि हमें उसी परंपरा का पालन करना है। तो ऐसे लोगों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, अपनी भारत भूमि को नमन करते हैं और भारत भूमि की वीरांगना जिन्होंने अपने पराक्रम और बहादुरी से अपना नाम इतिहास में सदा के लिए दर्ज करा दिया। बिल्कुल। और रेणु जी, वीरांगना ने जो इतिहास अपना ये बताया है कि जब मुश्किल आती है तो घर के बाहर वो शौर्य दिखाती हैं और घर के अंदर अपनी परंपराओं को, अपनी जो संस्कार को पूरा पालन भी करती हैं।
बिल्कुल ये बात तो है, हम उसे याद तो करते ही हैं और इन सारी चीजों को हमें यूं कहना चाहिए कि फिर वही बात है कि हम उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। लेकिन एक दो और खास दिवस भी है ना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी है और इसके संग संग हमारे जो इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन वहीं पर भारतीय संग्रहालय स्थापना दिवस भी है जी। तो बहुत सारी चीजें जो संग्रहालय में हमें मिल जाती हैं, इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। हाँ, ये बात सही है। अरे हम गाना जो है, ये वाला जो गीत
समृद्ध राजस्थान और समृद्ध वहाँ की जो परंपराएं हैं, और वहाँ ले पहुंचे हम, वहाँ ले पहुंचे। लेकिन फिर वापस आ जाते हैं और ऐसी जगह आते हैं जहाँ पर आर्द्र भूमि हो, क्योंकि आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, या वेटलैंड भी जिसको कहते हैं, और मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दीपा यह है कि लोगों में पृथ्वी के लिए जो वेटलैंड जो होता है ना, यानी कि आर्द्र भूमि के द्वारा जो निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में बताया जाए कि ये जगह कैसी होती है, क्या इसकी महत्ता है ना जी, इस सब के बारे में। जी, और आज के दिन यानी 2 फरवरी, ये आज के दिन ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 में वेटलैंड्स के संरक्षण पर कन्वेंशन हुआ था, और उसी को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो पहली बार 1997 में ये दिवस मनाया गया था। और एक ऐसी जगह होती है आर्द्र भूमि जिसको हम कहते हैं ना, समझ गए, जैसे कि नाम से ही है कि नमी जहाँ हो, एक ऐसा जहाँ पर कि पौधे, पशु प्रजातियां जो होती हैं, बहुत सारी जो प्रजातियां होती हैं, उनकी घनी विविधता पाई जाती है। कहते हैं वैसे जैव विविधता जो होती है वो यहाँ बहुत मिलती है। और शोधकर्ता कहते हैं कि अब ये घटता जा रहा है, क्योंकि हमेशा जो भूमि जो होती है इसमें पानी हमेशा रहना चाहिए, लेकिन ऐसी जगहों पर जहाँ कम पानी रहता है, हम जमीन बना कर कोशिश कर रहे हैं कि मकान कर लें, अपने रहने की जगह बना लें, लेकिन यहाँ जितनी विविधता होती है, चाहे वो पंछियों के बारे में हो या पशुओं के बारे में हो, या जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें इतनी वैरायटी मिलती है कि और कहीं नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल। और अगर हम अपने देश की बात करें रेणु जी, तो ये ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर जो मध्य भारत का कटिबंधीय इलाका है वहाँ, या फिर मानसूनी इलाके जो हैं, और दक्षिण में जितने भी नमी वाले इलाके हैं वहाँ पर ये फैला हुआ है। तो भाई उनके लिए वही बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम सही उनके लिए वहाँ पर आर्द्रता रहती है, और उनको पनपने के लिए सही मौसम, सही स्थान, सब जलवायु मिल जाती है। तो होता ही ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें सहेजना होता है। ये तो प्रकृति ने उपजा दिया और बना दिया, लेकिन जो संग्रहालय होते हैं ये हम बनाते हैं ताकि जो चीजें हमने बनाई हैं या चीजें मिली हैं हमें कहीं से, वो हम संग्रहित कर सकें और आने वाली पीढ़ी को दिखा सकें। बिल्कुल। और इसी में जैसे कि आज हम मना रहे हैं भारतीय संग्रहालय स्थापना दिवस, तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये स्थापना हुई थी, और जिसे स्थापित किया था सर विलियम्स जोन्स ने। ये एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपना जीवन भारत की सेवा में ही समर्पित कर दिया था। इस एशियाटिक सोसाइटी की भूमिका ये थी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी गतिविधि है उससे संबंधित कला और संस्कृति के विकास के लिए एक ऐसा शिक्षण केंद्र बनाया जाए जहां लोगों का मनोरंजन हो, ज्ञान का प्रसार हो, और भौगोलिक सीमाओं में रहकर मानव जाति की सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो विरासत है वो उसे संरक्षित कर सके, यानी कि एक ही जगह पर इन सबको लेकर आ सके। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी हमारे देश की विरासत और संस्कृति की बात होगी तो जाहिर है कि भारतीय संग्रहालय की उत्पत्ति और जैसे विकास की अभी तुमने बात की, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना तो है ही, क्योंकि हमारी विरासत बहुत समृद्ध है, उसको संभाल कर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ये हुआ तो इस निश्चय को बहुत प्रभावी प्रयास बनाने में सर विलियम जोन्स का साथ दिया एक डेनिश वनस्पति शास्त्री डॉक्टर नथानियल वाचिल ने। तो उनके मार्गदर्शन में एशियाटिक सोसाइटी के परिसर में ही सोसाइटी बनाई गई और सोसाइटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया, है ना, कि संग्रहालय बने। और फिर इस तरह से 2 फरवरी 1814 में ये निर्णय लिया गया था। जी, और उसके बाद डॉक्टर वॉलिच ने इसके मानद क्यूरेटर के रूप में वो नियुक्त हुए, और बाद में यही संग्रहालय भारतीय संग्रहालय के नाम से जाना जाने लगा। अब किसी भी देश की विरासत और गौरव को अगर चित्रित करने के लिए ये संग्रहालय एक ऐसी संस्था होती है ना रेणु जी, की जहाँ कला हो या पुरातत्व की कोई भी वस्तु हो या नृत्य विज्ञान हो, उसका संरक्षण हो, प्रकाशन हो, फोटोग्राफी, प्रस्तुति, मॉडलिंग, पुस्तकालय का समन्वय, ये सब संग्रहालय में हमें देखने मिलता है। और इसी की महत्वपूर्ण क्या है, कितना महत्वपूर्ण है हमें जानने के लिए और लोगों में इसकी जागरूकता बढ़े, तो भारतीय संग्रहालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। और संग्रहालय में हमें शोधकर्ताओं को बहुत सारे लाभ इससे मिलते हैं। जब भी कोई शोध करना हो, आपको किसी का विशेष काल खंड का कोई भी चीज जाननी हो कि कैसे पहनावा था, क्या था, वहां पर लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीजें हमें संग्रहालय से ही तो मिलती है ना। बिल्कुल, है ना, उनके रहन सहन का तरीका हो, कोई भी चीज हो, सब चीज हमें संग्रहालय से मिलती है। तो हम अपने इतिहास में अगर जानना चाहते हैं, बिल्कुल, तो ये जगह ऐसी है जहाँ हम जाएं और समझें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, खुद बिल्कुल भी ये बात और उन्हें भी दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और फिलहाल हमें गीत सुनवा दें। बिल्कुल।
मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। ये सब तेरी की परछाइयाँ है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। यही दिल में है तेरे नजदीक आके। यही दिल में है तेरे नजदीक आके। मिलूं तेरी पलकों पे पलकें झुका के। जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे। जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे। चला जाऊं पहलू में दिल को बता के मेरी ऐसी मजाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ।
दीवानों का एक शाहजादा हूँ मैं भी दीवानों का एक शाहजादा। तुझे देखकर हो गया कुछ ज्यादा, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना। ये लब छू लिए हैं यूं ही बेइरादा, नशे में इतना ख्याल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। रेणु जी, चाल मतवाली हो या ना हो बराबर चप्पल जूते या फुटवेयर हमारे अगर अच्छे होंगे और हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे तो हम चाल तो कभी भी मतवाली बना सकते हैं। ऐसा भी है ऐसा तो नहीं कि मतवाली चाल आपकी है और आपके जूते चप्पल आपको तंग कर रहे हैं तो मतवाली से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ये भी तो है ना, ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। हमें हो तो जाता है ना, जब अगर आपने गड़बड़ पहना तो फिर वो मतवाली से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है है ना। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए फुटवेयर का। और इसी बात को कह रही है हमारे एक श्रोता, ये संदेश आया है, कहते हैं कि मेरा अपना मानना है कि किसी का देखा देखी फैशन ना करें, आपके पैरों को आरामदेह लगे और आपके शरीर को सूट करे वही फुटवेयर आप इस्तेमाल करें। कई महिला हील्स कैरी करती हैं तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे से भी वो संभल जाए, क्योंकि जूते चप्पल ऐसी चीज है जो सारे शरीर का भार वहन करते हैं। अगर तकलीफ देंगे तो आप तनाव में रह सकते हैं। आप कामकाजी हैं या फील्ड वर्क में हैं तो जूते और भी आरामदेह होना चाहिए, क्योंकि इसे आपको बाहर मार्केट में रोड पर कभी कभार बाहर वर्क के लिए चलते, कभी कभी जंगल पहाड़ पर भी जाना पड़ता है और इससे आपके काम पर भी असर पड़ता है। तो ऑफिस में, स्कूल में, दुकानों में जो लोग या घर में भी जो लोग रहते हैं हल्के पैर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे अपने पैर से खोलकर निकाल सकते हैं, मतलब थोड़ा ढीला सा वो कह रही हैं कि वैसा पहने। और आपको देखना होगा कि किस तरह का काम है आपका और कितनी देर आपको जूते चप्पल कैरी करना है। बहुत बार हिल चप्पल भी कमर दर्द का कारण बन जाते हैं फैशन के चलते। बहुत बार थोड़े सस्ते और देखने में सुंदर भी रहते हैं तो लोग मैचिंग के चप्पल जूते खरीद तो लेते हैं। भद्दे तो तब होती है जब आप अच्छे कपड़े पहन लेकर अच्छे तैयार हो गए, जब पार्टी में पहुंचे तो सैंडल की पट्टी टूट गई या चप्पल टूट गई। मेरा तो ये मानना है कि एक ही जूता क्यों ना हो, एक ही चप्पल क्यों ना हो, थोड़े पैसे ज्यादा लगे और टिकाऊ हो, पैर को आराम दे, वही आप रखें। और फिर इन्होंने थोड़ा देखभाल की भी बात की है, तो दीपा बात बिल्कुल सही है कि हमें इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए। और एक आपका बन जाता है कि एक व्यक्तित्व कि अच्छा ये साड़ी पर भी ऐसे स्पोर्ट शूज भी पहनेंगे क्योंकि इनको यही आराम मिलता है ना। अब हमें लगता है बहुत हद तक आप अपने आराम को महत्व लोग देने भी लगे हैं और देना भी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई अब ये बात आती है कि किस किस चीज का ख्याल रखा जाए जब हम खरीदने जाएं, तभी तो ना सही हम पहन पाएंगे। जी बिल्कुल। अब इसमें भी विशेषज्ञ होते हैं जो कि डिजाइन करते हैं चप्पल जूतों का, तो वो ये कहते हैं कि आराम के समय आपके पैर के पंजे थोड़े सिकुड़े रहते हैं और जब अगर आप जैसे थोड़ा चल रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वजन पड़ने की वजह से थोड़ी लंबाई चौड़ाई में थोड़े से फैल जाते हैं पैर। तो ये कहती हैं कि भाई जूते चप्पल अगर आपको बहुत जब भी खरीदें तो उसको पहन के थोड़ा, हम नहीं कैसे दुकानों पे थोड़े चल लेते हैं, चल के देखते हैं, ये तो सभी लोग करते हैं कि थोड़ा चलें तो, लेकिन खूब अच्छे से चलने। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बस देखने में अच्छा लगा तो फिर हम उसकी सारी खामियों को भूल जाते हैं, कहते नहीं 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 ले लो। और रेणु जी क्या होता है, सेल होती है ना और उसमें बहुत भीड़ होती है, तो हम क्या करते हैं कि ले लो, वो उठा लो, देखो वो डिजाइन छूट जाएगी नहीं तो, और फिर घर आकर हम उसका पछतावा करते हैं। डिजाइन के साथ साथ दाम भी कम होता है तो जाहिर है, तो ऐसे मौके भले ही आप चूक जाएं ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में न खरीदें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दीपा, हमारी सभी श्रोता भी इससे इत्तेफाक रखते ही होंगे कि अक्सर ऐसे खरीदे हुए जूते चप्पल जो है वो कहीं कोने में ही दबे रह जाते हैं, हम दोबारा उसको छूते भी नहीं है, है ना। तो ऐसा ना करें। फुटवेयर डिजाइनिंग विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जूते जो है शाम के समय खरीदें, यानी कि इस समय हमारे पैर सामान्य की तुलना में 8%
कुछ हद तक अधिक फैल जाते हैं या थोड़ी सी सूजन सी आ ही जाती है, तो ये ना अधिक कसे हों और ना ही अधिक ढीले हों, तो ऐसे समय खरीदें। लेकिन अब इतने भी शाम को आप ना खरीदें जिस दिन आप बहुत ज्यादा चले हैं या बहुत थक गए हैं तब आपने खरीदा, तो जरूरत से ज्यादा वो सूजन तो आ ही जाती है ना, देखो जब हम चलते हैं तो उस समय आप ना खरीदें, है ना। वो मुझे वही लग रहा था कि लिखा यहाँ पर ऐसा है कि अगर बहुत ज्यादा कभी पैर सूज गया तो क्या होगा। तो ऐसा आपको देखना होगा कि आपको किस समय लग रहा है कि आप इस समय सामान्य हैं, क्योंकि बहुत सुबह आप लेंगी तो बहुत, जैसे तुमने कहा ना कि हम जब चलते हैं ज्यादा तब थोड़ा सूजन आ जाती है, तो ऐसा भी ना करें कि आप बस घर से निकले और सीधे चले गए जूते चप्पल खरीदने। बिल्कुल। और ज्यादा शाम को और जब ये होता है ना तो दीपा एक ये भी रहता है, हम इतने थके रहते हैं कि लगता है जैसा भी है थोड़ा ठीक है 19-20 से चलेगा, ले लो, ये भी होता है ना, तो ऐसा ना करें, तो ऐसा भी नहीं हो। और पैर के अंगूठे और जूते की नोक में आधा इंच की जो थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। कभी कभी होता है ना, वो आजकल शूज चलने लग गए रेनू जी, पॉइंटेड होते हैं, नोकदार होते हैं, और कुछ होते हैं जो घुमावदार होते हैं। तो घुमावदार में थोड़ा पास हुआ तो चलेगा, लेकिन नोकदार में नहीं, घुमावदार में अगर बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। लोकदार में तो स्पेस नहीं भी हुई तो चल जाता है, मिल जाता है और रहती ही है, उसमें जगह बन ही जाती है। एक बात और है, ये अपने सबके पैर की बनावट भी अलग अलग होती है। किसी को ये पॉइंटेड तरीके वाले जो जूते हैं आरामदेह होते हैं, लेकिन जिसके पैर आगे से चौड़े हों उनके लिए ये बहुत ज्यादा तकलीफ देह होते हैं, तो ये आपको देखना होगा। और एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे कि अक्सर हम कहीं कोई जा रहा है जहाँ जूते चप्पल चमड़े के सामान सस्ते मिलते हैं, ठीक ठाक मिलते हैं, हम वहां से मंगवाते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि कभी भी आप जूते चप्पल न ले, क्योंकि नंबर से केवल नहीं होता है, जो डिजाइन होती है उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे पॉइंटेड वाले हैं तो आपको एक नंबर बड़ा हो सकता है लगे, है ना, तो आप पहन के जब तक न देखें तब तक आपको जूते चप्पल नहीं खरीदने चाहिए। और थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पे भी होता है। कोई पैटर्न किसी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। हमें क्या लगता है, घर में पहले नहीं होता था कि 2-3 भाई बहन सब हैं, बहनें अगर 3-4 हैं तो एक के लिए लिया और वो सब पे चला लेते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता है। सबकी अलग अलग हाइट और बॉडी रहती है, तो उस हिसाब से भी हमें लेना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे आजकल की युवतियों में, यंगस्टर में खास तौर पे, उन्हें हाई हील्स पहनना बहुत पसंद आता है। अब हाई हील्स हम रोजमर्रा में तो देखिए पहन नहीं सकते, और कभी कभी ये होता है कि हम खास तौर पे इसको शादी पार्टी, इस तरह के सामाजिक समारोह में पहनते हैं। पैर मुड़ने का उसमें बहुत ज्यादा चांस रहता है। हाँ, अगर आप बहुत संतुलित उसे कर सकते हैं, बैलेंस करके पहन सकती हैं तो पहनिए, लेकिन फिर भी हम तो यही सुझाव देंगे कि भाई आप इसको दिन दिन भर ना पहने, और जब आप कहीं जाते हैं विशिष्ट जगह पे, तभी इसे पहने और अपना शौक पूरा कर लें। जी हाँ, हमारे श्रोता ने भी जैसे लिखा है, हालांकि कुछ लोग इसमें बहुत अभ्यस्त होते हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप अभ्यस्त नहीं है तो ख्याल रखें आप। और जैसे हमने बताया कि पैर अगर बहुत चौड़ा है और बहुत पतली वाली, स्लीक वाली आपने बहुत स्टाइलिश सैंडल ले ली तो आपको दिक्कत होगी, हो सकता है कि आपकी सबसे छोटी वाली उंगली बाहर ही हो जाए, है ना। तो आप अपने पैर के हिसाब से लें, लेकिन फिलहाल हम समय के हिसाब से एक अंतराल लेने का समय आ गया। जी। अंतराल के बाद हम फिर अब बात करते हैं फुटवेयर्स की, कैसे पहनने चाहिए और कितना आरामदायक होना जरूरी है। जी हाँ। तो अब हम जो रोज इस्तेमाल करते हैं रेनू जी, स्लीपर्स, जो कि हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं, आसपास कहीं गए घर अपने घर के आसपास, तो वो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और क्या होता है, हमको लगता है कि स्लीपर इतनी जल्दी जल्दी बार बार खरीदना पड़ रहा है ना, हाँ, तो हम उसको सस्ती ले लेते हैं। जबकि हम सबसे ज्यादा उसे पहनते हैं, तो उसको आरामदायक होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इसका सोल है ना, वो जो निचला हिस्सा है वो सॉफ्ट तो होना चाहिए, नरम तो होना चाहिए, पैरों के सही बिल्कुल माप का होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संतुलन बिगड़ सकता है, पैर मुड़ सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम फोन पे बात करके चल रहे होते हैं, अगर रोड कहीं ऊपर नीचे है तो पैर आप देखिएगा अक्सर मुड़ जाता है,
और ध्यान हमें रहता नहीं है और फिर हड्डी पर अनावश्यक दबाव पड़ने लग जाता है। जी हाँ। और इसी तरह से इनसोल होता है, तो वो सोल की जो अंदरूनी हिस्सा है उसको इनसोल बोलते हैं। तो तलवे को आराम देने के लिए ये कुशन की तरह काम करता है, तो इसका भी मुलायम होना बहुत जरूरी है। और जरूर ये बार बार हम बात कहते हैं कि आप पहन कर जरूर देखें कि आपको कहीं से चुभ तो नहीं रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, या आपके पैर की अंदर के तलवे की बनावट के अनुरूप है कि नहीं है। क्योंकि सबके सोल पैर के खुद के वो भी थोड़ा अलग अलग होते हैं। किसी में वो जो पैर के अंदर के जो हमारे घुटने की तरफ अंदर दोनों पैर जहां अंदर मिलते हैं वहां अंदर जो गहरापन होता है जो हमारी चाल को और यूं कहें कि हमारे संतुलन को बनाए रखता है या फिसलने नहीं देता है, वो कटाव जो है वो कम भी होता है कुछ लोगों में, है ना। फ्लैट फुट वाले लोग भी होते हैं, तो उनको कैसा सूट कर रहा है वो देखना होगा। इसके संग संग जो आप घर में पानी आदि में जब चल रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिसलने की संभावना है, ऐसा तो नहीं है घर का चप्पल आपका, है ना। बिल्कुल, तो वो ये भी ध्यान रखें। जी हाँ। और जब बच्चों के लिए लेते हैं तो वो भी ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे बहुत बेपरवाह तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। वो तुरंत पहन लेते हैं, तुरंत खोल देते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। तो उन्हें पहनाकर चलाकर देखना बहुत ही जरूरी है। हम ये ना सोचे कि चलो ठीक है, अब वो हमारे साथ तो आया नहीं मार्केट, तो उसके साइज का ले लिया और लेके निकल। सही बात है। तो और इसके अलावा जो पट्टी होती है ना चप्पलों की, घर की चप्पल जो पहनते हैं उसमें ऊपर स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, तो वो किसी के पैर मोटाई में ज्यादा होते हैं, किसी के बहुत पतले से होते हैं, तो वो भी पहन के देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो और बहुत सारे विकल्प हमारे साथ तो मौजूद हैं। बहुत सारे हैं, जैसे अंगूठे वाली चप्पल होती हैं, कैंची वाली होती है, एक केवल ऊपर पट्टा होता है, उसमें अगर आपके बहुत पतला पैर है तो पूरा बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, डिजाइन है, उसके हिसाब से आप देखें। वहीं पर दीपा एक बात और है कि अपनी चाल का भी हमें ख्याल करना चाहिए। कुछ लोग जैसे कि पंजे के बल ज्यादा चलते हैं या आप एड़ी ज्यादा दबा के चल रहे हैं, आप खुद जब अपने चप्पल या जूते को देखेंगे तब पता चलेगा। जो आप ज्यादा पहनते हैं उसको जरूर देखें, यानी उसके सोल को। किसी का बाहरी हिस्सा बाहर की तरफ ज्यादा दबाव रहता है, कोई अंदर की तरफ से चाल लेता, तो हमारे चप्पल से पता चल जाएगा। वो सोल से पता चलेगा, उसकी एड़ी आप देखें, उसकी हील देखें, तब आपको पता चलेगा कि आपकी चाल में क्या गड़बड़ है। तो उसको भी हम सुधार सकते हैं और थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि हमारा जो सोल है सब जगह से बराबर से घिसे, है ना। जी बिल्कुल। तो चाल के साथ साथ जूते चप्पल का तो हम ध्यान रखेंगे, लेकिन चाल का भी ख्याल रखें। हम फिलहाल गीत का ख्याल रखते हैं। जी।
भाई जमा पूंजी का ख्याल रखें। ये बात सुनी है ना, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ये बात लागू होती है। पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते, अन्य समाज के काम। तो भी ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है भाई। वैसे भी बात तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि जमा पूंजी हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए होती है, उसको बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। पूंजी को हमेशा ऐसी जगह जमा करना चाहिए जहां से हमें उसका कुछ फायदा मिले और सुरक्षित भी हो, समय पड़ने पर हमें जल्दी से मिल सके, जिससे हमने जिस उद्देश्य के लिए जमा किया है वो पूरा हो सके। बिल्कुल। और इसी तरह एक और संदेश आया रेणु जी, ये कहते हैं कि जमा पूंजी का ख्याल विशेष रूप से रखना चाहिए। जीवन भर की कमाई से भविष्य की आशाओं और अरमानों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ पूंजी जमा किया ही जाता है, और ये जमा पूंजी का निवेश अच्छी तरह से करना जरूरी है, मगर साथ में ये भी याद रहे कि किसी बहकावे में या लालच में फंसकर इसे हम गवा ना बैठें। ऐसे ही रिश्तों की जमा पूंजी भी संजोए रखनी है, जो जीवन भर का आनंद दे जाती है, जीवन के हर मोड़ पर सुख का अनुभव कराती है। बिल्कुल सही। और जैसे कि इन्होंने ये लिखा है ना कि जीवन भर का आनंद देती है और लालच में ना फंसे, तो हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है एहतियात के तौर पर कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। इसके कारण आज का जो विषय जमा पूंजी का ख्याल रखना एक महत्वपूर्ण विषय है। आजकल बैंक में भी अगर जमा पूंजी है तो उसके लिए भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बैंक कभी भी आपसे आपके खाते के डिटेल्स और OTP, CVV नहीं मांगता। इस बात का ख्याल जरूर रखिए, तभी आप अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने लिखी है। हाँ जी। और कई बार क्या होता है कि जमा पूंजी तो की है, लेकिन परिवार में जिन्होंने की है वो अपने घर में पति पत्नी हुए आपस में, या कोई आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हुए, उन्हें बताते ही नहीं है। हाँ। और अगर मान लीजिए कोई अप्रिय घटना हो गई, जैसे कि एक बात याद आ रही है, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि सुनीता एक हमारी परिचित थी, दूर के रिश्तेदार, उनके पास एक पोस्ट का रजिस्टर्ड पोस्ट आया और वो उसके पति संजीव के नाम पे आया था। अब संजीव को गुजरे 12 साल हो चुके हैं रेणु जी। और अचानक एक दिन अगर उनके पति के नाम पर आ जाए कि ये घबरा जाता है इंसान। हाँ। तो जब सुनीता ने देखा कि प्रेषक तो कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो संजीव को संबोधित करते हुए कंपनी ने म्यूचुअल फंड के निवेश करने के लिए जो धन्यवाद दिया था और जो नई रकम की निवेश करने की सलाह दी थी। फिर पत्र में एक स्टेटमेंट भी उसको आया जो उसमें ये बताया था कि कैसे उसको लगाया गया। एक वन टाइम उसने कभी 1.5 लाख रुपए का निवेश कर दिया होगा, तो वो आज की तारीख में बहुत बड़ी रकम बन के उसे मिलने वाला था। अब सुनीता को हैरानी भी बहुत हुई और खुशी भी बहुत हुई। दुख तो हो रहा था उस वक्त कि मेरे पति मेरे पास नहीं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ करके गए, और उसे उस निवेश के बारे में उस वक्त तो पता नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि ये पैसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और काफी पूछताछ उसने की, छानबीन की, भागदौड़ करके बहुत सारे कानूनी जो कार्रवाई थी वो सब करी, और उसके बाद उसे वो पैसे मिल गए। क्या बात है। लेकिन वहीं इसके विपरीत जरा सोचो कि अगर कंपनी का पत्र नहीं आया होता तो सुनीता को तो पता ही नहीं होता ना कि हमारे पति ने कहीं पैसे लगाए हैं या हमें कुछ मिलना भी है, तो मिलते ही नहीं। फिर ऐसी स्थिति से बचने के लिए तो कुछ चीजें जो है अपने परिवार घर में हमें उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। और ये ऐसी जो सिचुएशन, ये स्थितियां बन जाएं तो हर व्यक्ति को अपनी चल अचल संपत्ति जो है, बैंक खाते हैं, शेयर, डीमेट अकाउंट अगर है, म्यूचुअल फंड में कोई निवेश अगर कर रखा है, या जीवन बीमा पॉलिसी है, इस तरह की कोई भी चीज हो, उसकी पूरी जो जानकारी एक डायरी में जरूर लिख लेना चाहिए रेणु जी। क्योंकि मान लीजिए आप खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि कभी कुछ हो गया अनजाने में, नहीं कुछ हो जाए, क्या मतलब होना ही है। जैसे कहते हैं ना कि जीवन जैसे कि किसी का जन्म लेना निश्चित है, वैसे ही जाना भी यहाँ से बिल्कुल निश्चित तय है। बल्कि आना शायद कभी कभी नहीं पता होता कि तय है, लेकिन आने के बाद से जाना बिल्कुल तय हो जाता है। तो इसको हम घटना दुर्घटना तो नहीं कहते, हाँ ये अवश्यम भावी चीज है। तो इसके लिए तैयार रहना या इस तरीके की तैयारी करना बहुत आवश्यक है। और जैसे तुमने कहा ना कि सब जगह पता होना चाहिए, ऐसे ही जैसे फाइल बनाते हैं कुछ लोग, जाहिर है, और ये बड़ा अच्छा तरीका है। अपनी सारी चीजों को, वित्तीय जितनी चीजें हैं आप उसको एक फाइल में रख लें, लेकिन सारे कागजात की 2 फाइल बनानी चाहिए। और एक में आप जैसे जो कि आपका मौलिक डॉक्यूमेंट जो भी है ना, उसको रख लें, और एक में उसकी फोटोकॉपी रख लें, तो कहीं इधर उधर हो जाए। और दोनों को बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने एक ही जगह रख दिया, उसको अलग अलग स्थान पर रखें तो अच्छा रहेगा। और परिवार के किसी एक सदस्य को तो कम से कम मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि अक्सर मुखिया जो है वो घर के जो भी होते हैं, अभी तक तो पुरुष ही ज्यादातर पैसे कमाते हैं, या नहीं भी हो तो देखभाल करते हैं, तो वो जो होते हैं उनको
इस तरह से रखना चाहिए, है बिल्कुल। और जो फाइल के बारे में आप बता रहे हैं ना, फाइल के भीतरी कवर में एक तरफ जो एजेंट्स होते हैं आपके, जैसे इंश्योरेंस के हो गए या कोई शेयर ब्रोकर है या आपका कोई वित्तीय सलाहकार है, उन सबके फोन नंबर भी लिख दीजिए। ईमेल का आप आईडी, उसके पासवर्ड वगैरह सब वहां पे दर्ज करके रखिए, ताकि जब भी आपकी अनुपस्थिति में ये सारी जानकारियां उसमें मौजूद होंगी। नहीं, आपको भी तो आसानी हो जाएगी ना इस तरह से, तो है ना, जिसने रखा है उसको भी आसानी हो जाएगी। पासवर्ड सच में बहुत भूल जाते हैं। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें मोबाइल में भी, आपका ई लॉकर आ गया है, ई लॉकर में भी आप सारी चीजों को, सारे कागजात को, डुप्लीकेट एक बैंक की तरह है, एक पूरी ऐप है, उसमें भी आप सब चीजों को रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसकी भी लेकिन जानकारी आप किसी न किसी को अवश्य दें। इसके संग संग एक बात बहुत आवश्यक और ये है कि अगर आप नॉमिनी रखेंगे, तो जैसे कि सुनीता की बात है, अगर उनके बेटे आदि हों, उनको नॉमिनी कर दिया, या सुनीता ही नॉमिनी होती है, जरूर उन्होंने नॉमिनी रखा होगा, इसीलिए उनके पास भी आया। तो उन्हें या नहीं रखा होगा तो बहुत दौड़ धूप करनी पड़ेगी। अगर नॉमिनी रखेंगे तो आपको जिसके भी नाम है उसको अपने आप मिल जाएगा। सिर्फ उसको प्रमाणित करना होगा कि हाँ, उनकी मैं पत्नी हूँ, या मैं उनका बच्चा हूँ, या मैं उनका पति हूँ, या मैं उनका बेटा हूँ या बेटी हूँ, है ना? तो नॉमिनी करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और इसी तरह से कहते हैं कि जो समझदार होंगे ना, वो वसीयत जरूर लिख लेंगे, और इस वसीयत में जमा पूंजी है, आपकी जो चल अचल संपत्ति है, और हर तरह के निवेश की जो जितनी भी जानकारी है वो उसमें दर्ज हो जाती है। और इससे क्या होगा कि भाई आगे जो भी उत्तराधिकार का जो भी झगड़ा है वो तो होगा ही नहीं, बल्कि परिजनों को भी जो आपकी पूरी वित्तीय जानकारी भी मिल जाएगी कि हाँ, इनके विल में ये है, ये नहीं है, और वो फलानी चीज नहीं है। तो आगे किसी भी तरह की कोई झगड़ा या किसी तरह की बात का होना संभव नहीं है कि इस तरह की बिल्कुल। हाँ, बाकी और किसी वजह से हो जाए, लेकिन पैसे को लेकर नहीं होना चाहिए। और एक बात और है, आपने एक तो जमा पूंजी रखी और उसकी वजह से फिर घर में क्लेश हो, झगड़ा हो, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरह से हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और गीत सुनते रहें। बिल्कुल। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखें दुनिया बसाऊंगा
तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। घर भी बनेगा और जमा पूंजी अगर सुरक्षित रहेगी तो जरूर अवश्य घर बिल्कुल बनेगा। सही बात है। और हमारे यही रेणु जी एक श्रोता लिख के भेज रहे हैं कि हमें लालच में आकर चिट फंड कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ। केवल LIC या पोस्ट ऑफिस की निवेश योजनाओं में ही अपनी जमा पूंजी को निवेश करना चाहिए। तो देखिए ना, सब अपने अपने अनुभव से बताते हैं या किसी नहीं, याद दिला देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और हमें थोड़ी सी लालच जो है नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में कभी कभी हमारा गड़बड़ भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम व्यंजन विधि की बात कर रहे हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, जितनी भी तरह की बताई जाए। तो हम मटर चाट बताते हैं। आजकल हरी मटर जो आ रही है, तो 1.5 कप करीब उबले हुए मटर ले लें हरे, और 2 छोटा चम्मच तेल चाहिए इसके लिए, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ और चुटकी हींग, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, मिर्च और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 1/4 कप कटे हुए टमाटर, आधा छोटा चम्मच अमचूर, फिर चाट मसाला भी इतना ही चाहिए, 1/4 चम्मच आप छोटा चम्मच चीनी भी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा जी। नमक भी ऐसे ही लगभग आधा चम्मच आपको चाहिए, छोटा चम्मच लो फैट बटर ले लें, यानी मक्खन ले लें जिसमें कम हो फैट, और छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/4 कप सेव, यानी जो बेसन वाला सेव बाजार का आता है या आपका घर का बना हुआ, हाँ भुजिया टाइप जी। तो एक गहरे पैन में तेल गरम कर लें, उसमें सौंफ जीरा डाल दें, और ये जब चटकने लगे तो इसमें हींग हरी मिर्च डाल दें, मध्यम आंच पर कुछ सेकंड तक भून लें, फिर टमाटर डाल दें, फिर उसके बाद जब टमाटर हल्का सा बस सौते हो जाए तब उसके बाद हरी मटर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, चीनी और नमक डालकर 2-3 मिनट तक पका लीजिए। फिर उसके बाद बस नाश्ता तैयार हो जाएगा। उसके बाद मक्खन डालें और ऊपर से नींबू का रस डाल के परस दें। उसके बाद सेव अलग से रखें ताकि गरम गरम में अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। तो जब खाने लगे तो हरा धनिया डालकर और सेव डालकर सर्व कर दें आप। तो नाश्ते के संग आप सुबह शाम इसको खा सकते हैं। इसके संग संग अगर आपने तुरंत मटर लाए हैं और बहुत मुलायम बढ़िया वाली है तो शक्कर की जरूरत नहीं है, तो आप नई भी डाल सकते हैं, चल जाएगा, है ना। प्याज वगैरह और ये वो भी बना सकते हैं ना, इसमें जो भेल में डाली जाती है चटनी, इमली की चटनी, हरी चटनी, लहसुन की चटनी, तो वो भेल की तरह भी हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसके बाद तो इसमें बहुत सारे और तरीके हैं, है ना। आप इसको छौंकते समय भी प्याज थोड़ा सा डाल सकती हैं और जो मर्जी हो डालें। उसके बाद थोड़ी सी इसमें सब रसोई घर में तो ऐसा है ना रेणु जी, सारी दुनिया की जो क्रिएटिविटी वो निकल कर आती है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक और व्यंजन बताते हैं अपने सखियों को, ये है चिली गार्लिक पनीर। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। पनीर की वैरायटी बोलते हैं, कुछ तो अच्छा सा पनीर का बना के खिलाओ। तो इसकी सामग्री अब लिख लें हमारी सखियां। पनीर ले लीजिए 200 ग्राम, शिमला मिर्ची आधी कटी हुई ले लीजिए, प्याज 1 कटा हुआ, जीरा 1 छोटा चम्मच, तेल 3 छोटे चम्मच, नमक अपने जैसा घर में चलता है वैसे ले लें, हरा धनिया सजाने के लिए ले लीजिए, और कश्मीरी लाल मिर्च लेना है आपको 4-5, लहसुन की कली 4-5 या आपके घर में कम ज्यादा जैसा खाते हैं वैसा ले लीजिए, सिरका 1 छोटा चम्मच लेना है, और नमक आपके जैसा आपको टेस्ट घर में पसंद है वैसा लीजिए। अब इसको बनाने की विधि ऐसी है, इस तरह बनाना है कि पनीर को छोटे चौकोर आकार में पहले काट लीजिए, कश्मीरी लाल मिर्च है जो, और लहसुन की कलियां, नमक, सिरका और 1-2 बड़े चम्मच पानी मिलाकर पीस कर चिकना पेस्ट आपको पहले तैयार करना है। मतलब ये पहले तो अलग रख दिया पनीर को काट के, ये सारी चीजों की आपने बाकी जितनी चीजें बताई उसका पेस्ट बनाया। पैन में अब आप तेल गरम करें और यहाँ पर जीरा तड़का लीजिए, उसका मतलब बघार कर लीजिए। प्याज को डाल के उसको भून लीजिए, हल्का भूरा होने पर शिमला मिर्च डालना है और इसको तेज आंच पे भूनना है। शिमला मिर्च ज्यादा हो गई तो फिर वो सॉफ्ट हो जाती है, हाँ, एकदम मुलायम हो जाती है। कोने बस उसके क्रिस्प होना चाहिए, बस उतना ही। इसके ऊपर पेस्ट मिलाकर धीमी सी मध्यम आंच पर इसको भून लीजिए। अब पनीर के टुकड़े डालकर अच्छी तरह से मिलाइए ताकि मसाला पनीर में लिपट के चला जाए। अब 2-3 मिनट तक भूनकर आंच तुरंत बंद करके और इसको तुरंत निकाल लेना है, क्योंकि वो ज्यादा पकना नहीं चाहिए। इसका मजा ही उसमें है कि वो हल्का सा कचकचा सा रहेगा, अधकचरा सा रहेगा, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको आप चाहे जैसे खाइए, आप वैसे भी स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, या आप चाहे तो शाम के वक्त सबको अच्छा लगता है कुछ अच्छा सा खाना, चटपटा सा खाना, तो उसको आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हमें एक अच्छा सा गीत सुनने का मन है। चलिए।
बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। धीरे से एक नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। बहुत अच्छा गीत सुनाने के लिए भाई दीपा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं की पसंद रहती है। हाँ। और जब हमें पता होता है कि उनकी पसंद क्या, उन्हें क्या पसंद आएगा। और पसंद की बात पे हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जमा पूंजी की बात करें तो कोरोना काल के चलते हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारी चलती हुई सांसें। अगर इस पूंजी का ख्याल नहीं रखा तो दुनिया की सारी पूंजी बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्या बात है। और कल हमारे प्रोग्राम में तो बुआ आने वाली है। हाँ, बुआ तो आएंगी, लेकिन साथ में और क्या क्या आएगा ये तो बता दो। हाँ, वो भी बता देते हैं। कल बुआ लेकर आएगी वो दिन याद करो। इसमें हमें याद करना है जाड़ों की नरम धूप। ओहो, क्या बात है जी। तो आपने अपने अनुभव हमें लिख के जरूर भेजिए कि बताइए आप कैसे याद करते हैं अपने जाड़ों के दिनों को। और फिर हम घूमने चलेंगे अजमेर पर्यटन में। वाह। तो वहाँ की बातें होंगी और वहाँ पे क्या क्या देखने लायक जगह है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो हमें पता चलेगा। साथ में है धैर्य का सिद्धांत,
तो धैर्य भी रखना कितना जरूरी है, ये बातें बुआ बताएंगी। और छोड़ो कल की बातें, तो चलिए छोड़ देते हैं कल की बातें, ये सारी बातें बताने के बाद, क्योंकि अभी हमें एक और डिश बतानी है। मटर चाट के संग संग मटर की टिक्की भी हम बना सकते हैं। और लेकिन जैसे कि ये जो हमने बताया था अभी मटर वाला, इसमें बिना टमाटर डाले अगर आप मटर तैयार कर लें और इसको एक अलग रख लें, इसको थोड़ा मैश कर लें, इसके संग संग उसके बाद अलग से आलू उबाल के उसको बना ले। उसमें आलू में आप केवल जीरा डालेंगे तो ज्यादा अच्छा, नमक न डालें। और उसमें ये नमक नहीं डालने से ज्यादा क्रिस्पी बनती है टिक्की, इसलिए बस ख्याल रखें। और इसमें ये मटर का जो भरावन है वो भर के और टिक्की को खूब अच्छे से तवे पर सेक लें। और तवे पर खूब अच्छे से आप इस बात का ध्यान रखें कि खूब अच्छे से पहली बारी तेल घी डाल देंगी तो बहुत क्रिस्पी बनेगी, और उसके बाद बहुत ज्यादा तेल घी नहीं लगेगा। और उसका संभाल के दोनों तरफ से पलट के सेक लें और हरी चटनी, लाल चटनी के साथ बैठ के खाएं, खट्टी मीठी चटनी के साथ। जी, और ये तो बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया रेसिपी, ऐसा लग रहा है कि। और इसके संग संग ना एक बात और है, मतलब दही भी डालते हैं बहुत सारे लोग, तो उसको भी बना सकते हैं। हमारी बहनों को बहुत सारी चीजें पता भी हैं, है ना। वो कई तरह के अलग अलग आजकल तो वो डिप्स भी बनने लग गए हैं। हाँ, वो दही को टांग देते हैं, उसमें से पानी निकल जाता है, हंकड उसको डिप कहते थे। अब आप उसमें चाहे जैसा अंदर स्वाद मिला लीजिए तो वो भी कर सकते हैं। जी हाँ। और देखिए घड़ी तो हमें कह रही है कि आज विदा ले और फिर कल फिर हम हाजिर होंगे। जी हाँ, तब तक के लिए रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।